নমস্কার, বাংলার মন থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা আমার শারীরিক কুশলতা কামনা করেছেন। আপনারা অনেকেই বলেছেন 2-3 দিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, গলাটাকে ঠিক করে নেওয়ার জন্য, কিন্তু বিশ্বাস করুন বাংলার এই কঠিন সময় বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে না। লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর করতে ইচ্ছে করে। আপনাদের অফুরন্ত উৎসাহ আমাদের পথ চলাতে সাহস এবং শক্তি যোগায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে অনেকটা অবরুদ্ধ কণ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের কাছে ফিরে আসতে হয়। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকে বাংলার মনে আপনাদের একটি অন্যতর বিষয়ে কথা বলবো। বাঙালি রাজনীতিবিদরা তারা যখন হিন্দিতে কথা বলতে যান কিরকম যেন আড়ষ্ট থাকেন। যেভাবে হিন্দি বলয় রাজনীতিবিদরা বাংলা বলতে গেলে আড়ষ্ট বোধ করেন, ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে বাংলার রাজনীতিবিদরা যখন লোকসভায় গিয়ে হিন্দিতে বক্তৃতা করেন সেটি কিন্তু আমাদের শুনতে বড় ইচ্ছে করে। বহু রাজনীতিবিদের কথা আমরা জানি যারা ভালোভাবে হিন্দিতে অসাধারণ বক্তৃতা করেন, যেমন মোহাম্মদ সেলিম। আপনারা জানেন যে মোহাম্মদ সেলিম হিন্দি এবং উর্দু এবং ইংরেজি একই সঙ্গে বাংলা 4টি ভাষাতেই লোকসভায় দাঁড়িয়ে অনবদ্য বক্তৃতা করতে পারেন। ঠিক সেই একইভাবে দিলীপ ঘোষ, আপনাদের দিলীপ ঘোষের কথা বলছি এই কারণে, দিলীপবাবু বাংলা যতটা স্পষ্ট বলেন হিন্দিও ততটা স্পষ্ট বলেন। সাম্প্রতিককালে একটি ভিডিও, লোকসভার ভিডিও আমাদের হাতে এসছে। আমাদের মনে হয়েছে বাংলার মনে দর্শকদের দেখানো এবং শোনানো দরকার যে একজন বাঙালি রাজনীতিবিদ, তার রাজনৈতিক রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে আমরা কথা বলছি না, আমরা যেটা বলতে চাইছি যে একজন বাঙালি রাজনীতিবিদ লোকসভায় গিয়ে হিন্দিতে কতটা সাবলীল। আসুন আজকে শুনি বাংলার মনে। महोदय, मैं पहली बार सदन में आया हूं और इस ऐतिहासिक सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी का ऐतिहासिक भाषण जो हुआ है उनके पक्ष में धन्यवाद ज्ञापक जो प्रस्ताव माननीय प्रताप षडंगी जी रखे हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2-4 शब्द मुझे बोलना है। महोदय, हमारे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर केवल देश में नहीं है, जापान से जर्मन, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। इसलिए हमारे सौभाग्य की है ऐसा महान नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को जीने के लिए जो प्राथमिक वस्तुएं चाहिए, खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, शिक्षा और चिकित्सा, इन सारी बातों पर गहराई से चिंतन करके जो योजनाएं बनाई गई है, महत्वाकांक्षी योजनाएं, उसका लाभ देश को मिल रहा है। इसलिए सारे देश में खुशहाली है। लेकिन मुश्किल होता है कि ऐसे महान नेतृत्व पर कुछ लोगों का विश्वास है कि नहीं मालूम नहीं है, सम्मान देने के लिए उनकी आदत नहीं है। इसलिए कोई सीनियर लीडर बोलते हैं गंदी नाली के साथ तुलना करते हैं। मुझे बहुत दुख है, एक वरिष्ठ नेता जो पार्टी के नेतृत्व हैं और सैकड़ों साल पुराने पार्टी के नेता इस प्रकार शब्द प्रयोग करते हैं और वो बंगाल से आते हैं। मुझे खेद है कि बंगाल के लोग ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। अच्छा है कि देर से क्यों ना माफी भी मांग लिया है, हमारी इज्जत बच गई। मित्रों, सर, ये जो परिस्थिति, और एक सीनियर लीडर से हम सुने कि वो ओल्ड इंडिया में जीना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा ओल्ड इंडिया उनको पसंद है। वो जो सांप्रदायिक दंगा होता था वो वाला, वो जात पात वाला जो इंडिया, जो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ इंडिया, महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार, तंदूर कांड का इंडिया, वही इंडिया चाहते हैं क्या? हम तो नहीं चाहते हैं, ना कि कोल इंडिया। कौन इंडिया चाहते हैं? हम तो न्यू इंडिया चाहते हैं। और आज न्यू इंडिया के एक से एक देखिए नौजवान आके यहाँ बात कर रहे हैं। सारा दुनिया में उसका बोलबाला है वो न्यू इंडिया। वो न्यू इंडिया हम चाहते हैं, उसको बना कर रखेंगे। महोदय, मैं कल एक जगह गया था, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया था, जहाँ सारे लोग लगभग राजस्थान मूल निवासी थे, व्यवसायी थे। एक व्यवसायी ने मुझे बोला, दिलीप दा, हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे संप्रदाय के लोग पूछते थे कि राजनीति वाली बात बहुत गड़बड़ है, ये हिंसा है, भ्रष्टाचार, इसमें नहीं जाना। लेकिन आज हमारे घर के जवान लड़के जो MBA किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, वो बोलते हैं नहीं, राजनीति में भी जाना चाहिए। क्यों? मोदी जी हैं। मोदी जी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, आज की नौजवान पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। ये न्यू इंडिया हमने बनाया है, हम उसी में जीना चाहते हैं, हम उस ओल्ड इंडिया में जाना नहीं चाहते हैं। महोदय, इस सरकार ने सैकड़ों और महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजना चालू की है, लेकिन हम बंगाल के लोग, हमारी ऐसी दुर्भाग्य है, इस सारी योजनाओं का लाभ हमको मिलता नहीं। ऐसे मुख्यतः 3 योजना है। आयुष्मान योजना, सबसे 50 करोड़ लोगों को सुविधा मिलने वाली है, लेकिन 130 करोड़ बंगालियों को इसका सुविधा नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ की सरकार राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय लेती है, इसलिए हमको वंचित रखा गया है। और जहाँ की सबसे ज्यादा जरूरत इसकी है, वहाँ हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स नहीं तो दवाई नहीं है, दवाई नहीं तो बेड नहीं है।
ऐसे स्थिति में हम जी रहे हैं, लेकिन बंगाल के 130 करोड़ लोगों को यहाँ से वंचित रखा गया है। सर, दूसरा, किसान सम्मान निधि जो चालू किया हमारे केंद्र सरकार ने, उससे भी हमको वंचित किया गया है। वहाँ का लोग बोलते हैं कि किसान आत्महत्या करते हैं, तो क्यों उनको वंचित करते हैं 6,000 रुपया के लिए? आज तक वहाँ की सूची नहीं भेजी गई है। देश से लोगों को देश में मिल रहा है सुविधा, वहाँ के लोगों को मिल रहा है। 30-35 लाख लोगों को देश में ये आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, लेकिन बंगाल को नहीं मिल रहा है। एक अच्छी बात मैं और उल्लेख करता हूँ, हम बंगाल से आते हैं। बंगाल के लोग मछली खाना पसंद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री शाकाहारी है, सादा भोजन करते हैं, लेकिन उनको भी बंगाल के लोगों के बारे में चिंता है कि वहाँ मछली ठीक ठाक मिले, क्योंकि बंगाल में इसको अच्छा पुष्टि का स्रोत और भोजन का स्रोत माना जाता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग विभाग, दफ्तर बनाए मछली पालन और उत्पादन के लिए। बंगाल के लोग जितना उपयोग करते हैं उतना उत्पादन नहीं कर पाते, इसलिए मुझे लगता है कि इसका लाभ बंगाल को मिलेगा। मैं विशेष रूप से यहाँ के लिए माननीय नरेंद्र मोदी, उनका मंत्रिमंडल को धन्यवाद करता हूँ, और ये काम हमारे लिए विशेष रूप से लागू हुआ है। सर, वहाँ की हालत में बंगाल से हमारे मित्र अभी बोल रहे थे बंगाल के बारे में, जो बंगाल कभी देश को दिशा देने वाली थी, जो बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन सबसे सामने रहे, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वजों ने देश ने दुनिया को बहुत सारा चीज दिया है। क्रांतिकारी आंदोलन में, विज्ञान की खेल में, खेल जगत में, ज्ञान की जगत में, सैनिक स्थिति में, हर जगह में बंगाल की योगदान रहा है। नया नया इनोवेशन हुआ है, और नया बात आया अभी बंगाल से काटमानी। हमारे चीफ मिनिस्टर ने नया इनोवेशन किया है काटमानी, जो आप कभी सुने ही नहीं है। मैं व्याख्या करता हूँ काटमानी क्या होता है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जो पैसा भेजते हैं वहाँ की विकास के लिए, बंगाल के लिए जो सरकारी योजना चलती है, वो उसमें जो लाभार्थी होते हैं उनको पहले पैसा भरना पड़ता है, तब उनको घर मिलता है, उनको शौचालय मिलता है, उनकी बाकी सुविधाएं मिलती है। इसको काटमानी कहा जाता है, इसको रिकॉग्निशन मिला है, चीफ मिनिस्टर इसको बोल रही हैं। और जिन्होंने 8 साल तक लूटा है काटमानी, लोगों ने उनके घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बोल दिया कि हम अलग से कानून बनाएंगे काटमानी वापसी के लिए। ये है वहाँ की बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट 8 साल चल रहा है, पूर्ण बहुमत है, फिर भी उनके एमएलए, एमपी, काउंसिलर, पंचायत भाग भाग के हमारे पार्टी में आ रहे हैं। ऐसी पॉपुलर गवर्नमेंट है, बड़ी दुश्चिंता की बात है। वहाँ तो हालत ऐसी है, आप जाइएगा, सरकार है लेकिन कानून व्यवस्था नहीं है। गणतंत्र आप ढूंढते रह जाओगे, कहाँ है? थाना है, पुलिस नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है, कॉलेज है, प्रोफेसर नहीं है, धरने में बैठे, कोर्ट है, लॉयर नहीं है। ये से बंगाल है जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा सोनार बंगला बना के हमारे मुख्यमंत्री ने हमको दिया है, हम उसी में रह रहे हैं महोदय, इसलिए आज हमको यहाँ आना पड़ा। बंगाल के लोगों को धन्यवाद है, उनको आईना दिखा के हमारे 18 लोगों को जीता कर यहाँ भेजा है। इसीलिए सर, वो बंगाल कभी रविंद्रनाथ का, कभी अरविंद का, रामकृष्ण का बंगाल माना जाता था, आज वहाँ बंगाली, बिहारी, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी का भेद बनाया जा रहा है। आप तो धर्म का भेद करके राजनीति होता था, अब भाषा का भेद हो रहा है। मेरे मित्र अर्जुन सिंह बैठे हुए हैं, वो आज बाहरी हो गए हैं। उनके पूर्वज वहां गए थे बैठने के लिए बिहार से, यूपी से, उनको बिहारी, उनको बाहरी कहा जा रहा है। ऐसा विचार कभी सुना नहीं हम लोगों ने। इस पर मारपीट हो रही है, हिंसा का वातावरण है। देश में 542 सीट में चुनाव हुआ, 500 सीट में कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक लोगों ने वोट डाला। केवल 42 सीट बंगाल का, उसमें मारपीट हुआ, खून जख्म हुआ, लोगों ने रास्ता अवरोध किया। सर, वहां मतदाता है लेकिन मतदान की अधिकार नहीं है, सरकार है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। क्या हुआ? और मजेदार बात है, जब वहां हमारे मित्र जब ईवीएम से हार जाते हैं तो बैलेट की बात करते हैं, जब बैलेट से हार जाते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, और जब सब जगह हारते हैं तो चुनाव को बंद कर देते हैं। अभी 18 म्यूनिसिपैलिटी चुनाव बंद है, इसलिए नहीं कर रहे कि हार जाएंगे। बाई इलेक्शन बंद है, अभी 8 बाई इलेक्शन हुआ, जहां हमारे एक भी सीट नहीं थे, हम 4 जीते, हमारे मित्रों ने 3 जीता, कांग्रेस 1 जीता। लोगों ने मैंडेट दे दिया, आप लोगों को राम राम, छोड़ दो सत्ता, जो अयोग्य है उसको संभालने दो, जो लोगों को संभाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। इस परिस्थिति में जहां नाई नाई है, यहाँ आसन है, सदस्य मौजूद नहीं है। देखिए, ये परिस्थिति में बंगाल की परिस्थिति इससे भी बदतर है। इसलिए हम चाह रहे हैं, यहाँ जिस प्रकार की दहशत चल रही है, देखिए कानून सब देश में एक होता है, लेकिन आप बंगाल में जाइएगा, बोलते हैं कि बंगला सीख के आना पड़ेगा। अब माननीय हेमा दीदी अगर चाहती है गंगा सागर स्नान करने जाएगी, पहले उनको बंगला सीखना पड़ेगा।
अब मंत्री महोदय आप बंगाल में कलकत्ता जाएंगे तो बंगला सीख के जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जाने की अनुमति नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी अगर जाना चाहें, हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं है, जाके वापिस आना पड़ेगा आपको। ये मतलब हमारे मुख्यमंत्री की बहुत इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। शुक्रिया है, कोई बांग्ला भाषी प्रधानमंत्री बने तो हम बांग्ला में बात करें। लेकिन होता क्या है ना, 42 सीट जीत के कोई नहीं बन सकता, क्या? तो इसीलिए उन्होंने योजना बनाया कि बांग्लादेश के साथ बंगाल को मिला लो और दोनों मिलकर देश बने तो वहां मेजोरिटी मिल सकती है, प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है। इसीलिए देखिए, चुनाव में उनके पास नेता पॉपुलर नहीं है तो वहां से अभिनेता को लाया गया बांग्लादेश से प्रचार करने के लिए। वो बाहरी नहीं है, वहां से घुसपैठिया आ जाए, रोहिंग्या आ जाए, बाहरी नहीं है। इटली से कोई आ जाए यहाँ तो बाहरी नहीं है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी चले जाएं, माननीय अमित शाह चले जाएं तो वो बाहर के लोग हैं। बंगाल में नहीं जा सकते आप, आपको अनुमति नहीं है। और इसलिए हमने जय श्री राम बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं। भगवान राम पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। आदर्श राज्य कैसा होता है वो दिखाया उन्होंने, इसलिए हम राजनीति करने वाले उनको जय श्री राम बोलते हैं। कोई धार्मिक स्लोगन नहीं है, गलतफहमी में लोग बैठे हुए हैं। और उसका बदला क्या होता है? जय बांग्ला। जय बांग्ला बंगाल में तो देश में कब हुआ स्लोगन? वो तो बांग्लादेश का स्लोगन है। सब कुछ बांग्लादेश से ला रहे हैं, बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए बोलते गुजरात बना रहा है। हम बोले गुजरात तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि बंगाल के नौजवान को अगर नौकरी करना है और कलकत्ता छोड़ करके या तो गुजरात जाना है या तो महाराष्ट्र जाना है। हम बोले क्यों जाना है भाई, यही गुजरात बना देते हैं, यही नौकरी करो, बाहर क्यों जाना है? लेकिन उससे भी उनको विरोध है। तो सर, इस परिस्थिति में हमको 2-4 बात ही बोलना था बंगाल के बारे में, क्योंकि जो बंगाल स्वतंत्रता के बाद से ही आगे चल रहा था, आप उसको पीछे ले जाने की साजिश चल रही है। बंगाल को अलग करने का साजिश चल रहा है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं आते। अर्थमंत्री को बुलाते हैं, हमारे अर्थमंत्री नहीं आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, वो नहीं आते हैं। जीएसटी का विरोध सबसे ज्यादा वहां होता है और संयोग से सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जीएसटी का लाभ मिला है, लेकिन विरोध करेंगे क्योंकि राजनीति ऐसी। अब उनको कौन सा अच्छा कौन का बुरा, ये भेद भी खत्म हो गया है, क्योंकि दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए भगवान अच्छा करे, समय पर दिमाग ठीक हो। बंगाल का हालत, डॉक्टर साहब आपको आमंत्रण है, आप आइए, लोगों को सिखाइए, क्योंकि इसकी परिवर्तन होनी चाहिए। बंगाल इस प्रकार नहीं जी सकता है। हम बंगाल को वो बंगाल चाहते हैं, देश का नेतृत्व करे, दुनिया का नेतृत्व करे। इसलिए हम यहाँ हैं, लोगों ने हमको भेजा है। महोदय, आपने हमको समय दिया है, हम अपना बात रखें। सबको धन्यवाद, सदन को धन्यवाद। भारत माता की जय।